हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल SSN वर्ल्ड। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि NCERT बुक्स रीडिंग करेंगे हम साथ साथ, तो आज मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक लेकर आपके सामने आई हूँ। मैं इसको रीडिंग करूँगी और समझाते हुए चलूँगी। बस आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप वर्क भी कर रहे हैं तो आप कान में ईयरफोन लगाइए, अपना काम कीजिए और इस बुक को बस ध्यान से सुनते जाइए, तो आपकी बुक रीडिंग भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आप देखेंगे कि इस बुक में ये दिया हुआ है। इसमें क्या है कि पेडागोजी आती है हमारे DSSM में, तो उस पेडागोजी के लिए आपको ये वाली चैप्टर भी रीडिंग करनी चाहिए। इसमें मेन पॉइंट मैंने रीड कर लिए हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पेडागोजी आपने CTET में पढ़ी होगी तो आपको इतना नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। और देन किसका अवॉइड करती है? रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। जो हमारा 2005 का NCF था, राष्ट्रीय रूपरेखा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, वो हमें रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करती है। कहती है कि बच्चों को रटाओ मत, उन्हें उस चीज़ को समझने दो और अपने आप करने दो। हैं देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। और नेक्स्ट है कि बच्चों को क्या करना है कि उन्हें जो अनुभव विचार टीचर से मिले हैं वो उन्हें अपने एक्सप्रेस करने की जगह, समय और आज़ादी दी जाए, तो बच्चे दी गई जानकारी से एक नए ज्ञान का सृजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेसन 1 पे चलेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें प्रेम्बल दी गई है, प्रस्तावना दी गई है, जिसे हम रोज़ एक बार रीड करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इवन 1 क्वेश्चन तो आना ही है, यहाँ तक कि 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो भारत का संविधान यानी कि उद्देशिका या भारत प्रेम्बल, तो हम पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें मेन पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसकी सीरीज वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे आपको नाम दे दिए जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इनको कहेंगी सीरीज में लगाइए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देन पूछ लेगा कि हमारी प्रस्तावना में न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देन पूछेगा कि स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समानता, समता यानी कि समानता, कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये जब हम डेली प्रेम्बल पढ़ेंगे ना, तो हमें ये प्रेम्बल लर्न हो जाएगी। एज अ टीचर हमें प्रेम्बल आनी चाहिए। ओके गाइज, तो ये होगी हमारी प्रेम्बल आज की। देन हम चलते हैं अपने लेसन 1 पर। ठीक है, तो मैं लेसन 1 पढ़ने जा रही हूँ। तो उसमें जो भी छोटी मोटी मिस्टेक हो या जो आपको लगता है कि ऐसे करते तो और अच्छा हो सकता था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम साथ साथ पढ़ रहे हैं तो हम साथ साथ ही चलेंगे। ओके, तो पहला लेसन है 6th क्लास की NCERT है। पहला लेसन है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है। मतलब जब शाम होती है तो हमें 1-2 तारे देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे रात होती है तो तारों की संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। तो अगर आएगा ना क्वेश्चन में तो ये लाइन दे देगा कि आकाश में जो चमकदार वस्तुएं होती हैं उसमें से कुछ चमकीली होती है और कुछ धुंधले भी होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं है, सिर्फ चंद्रमा के समान ही चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं। जो पूर्ण चंद्र होता है उसको हम कितने दिन में 1 बार देखते हैं? तो 1 मंथ में 1 बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं हम? पूर्णिमा। अगर आपको याद ना हो तो पूर्ण चंद्र, पूरा चांद, पूर्णिमा, ठीक है, होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद हम पूरे चांद को नहीं देखते, मतलब चांद दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह कौन सी रात्रि होती है? यह नए चंद्रमा की रात्रि, यानी कि नया महीना यहाँ से शुरुआत होता है हिंदी मंथ में, तो वो अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इनकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो दिन में हम क्यों नहीं देख पाते रात की चमकती वस्तुओं को? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड होती हैं। खगोलीय पिंड कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर उसमें आता है क्वेश्चन में कि वे सभी वस्तुएं जो आसमान में रात को चमकती हैं, क्या वो खगोलीय पिंड है? तो उसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों के, बड़े आकार के, गर्म और गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है इनके पास? अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा किन्हें कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं, और किससे बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक हमारा तारा है। ठीक है, और ये कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है। बच्चों से आप ऐसे एक्टिविटी करा सकते हैं। टॉर्च में एक कागज़ बांध कर उसमें छोटे छोटे छेद कर लाइट सारी बंद करके रूम की अगर आप जलाएंगे तो जो छोटे छोटे छेद हैं ना, उसमें आपको रोशनी बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। सेम नाइट के समय जैसे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि सूर्य भी एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा प्रकाश होता है, और ये किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। आकार में ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। अगर आपको ऑप्शन में आता है कि अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, तो हाँ, वो आंसर सही होगा। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। जो उनमें हीट होती है उसको हम फील नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? सेम, वो हमसे दूर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ
दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को देख सकते हैं। रात को हम जब देखते हैं ना छत पे जाके, तो तारे दिखाई देते हैं, मुझे लगता है देखो ये क्या बन रहा है इन तारों से। ऐसे ही आकृतियां दिखाई देती हैं। उन आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर, बिग बेयर एक नक्षत्र मंडल है इसी प्रकार का। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। सप्तऋषि को हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। क्यों? इसे सात ऋषि संत भी कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो नक्षत्र मंडल किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर है ना, इसका भाग क्या है? नक्षत्र मंडल। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो उत्तरी तारा किस दिशा में पाया जाता है? उत्तर दिशा में। जब उत्तर दिशा में पाया जाएगा जभी तो वो हमें उत्तर दिशा का ज्ञान बताएगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है ध्रुव तारा। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, मूवेबल नहीं है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सप्तऋषि हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा हमारा ध्रुव तारा, ठीक है। ये चित्र दिया गया। यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखो, अभी मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको कि खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में ऊष्मा और अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे होते हैं ना, उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पिंड या ग्रह। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। और ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? प्लेनेटाई कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? प्लेनेटाई का परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? प्लेनेटाइट कहते हैं। और ये भी पूछ सकता है प्लेनेटाइट किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है, क्योंकि इसमें भी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। जिसे ग्रह बोलेंगे उनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा, ठीक है। तारा जो चमकते हैं उनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। यह एक संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है ये पृथ्वी? संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य से ही तो दिन और रात होते हैं हमारे यहाँ। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है, गोल। देखो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ा करो। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। अगर पूछे कि छल्ले किस में होते हैं, तो आप याद रखना बृहस्पति, शनि, यूरेनस। अगर ऐसे दे देगा नंबर 1 बृहस्पति, नंबर बी शनि, नंबर सी यूरेनस, या ऑल ऑफ दीज सारे, तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। नॉर्मल आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते, एक शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं। देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, ये देखो, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो ये है सन।
सन के बाद बुध, जैसे मरकरी कहेंगे, वीनस, देन अर्थ, फिर मार्स। यहाँ पे हमारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी ये है बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और इनके ये हैं। तो सबसे पहले मरकरी की बात करते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमा लगाता है? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। परिक्रमण और घूर्णन में क्या फ़र्क है? जैसे कि ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर घूम रहा है, उसे परिक्रमण कहेंगे। और अपने ही उस पर घूम रहा है ऐसे गोल गोल, उसे घूर्णन कहेंगे, ठीक है। तो अपने घूर्णन कितने दिन में करता है? 59 दिन में, 59 डेज में, एंड परिक्रमण 88 दिन में, ठीक है। सेम पृथ्वी का है, 255 दिन, 243 दिन। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसकी फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से इन्हें नोट कर लेंगे, इनका शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे और इन्हें रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आप किचन वाली बॉल पे लगा लीजिए, आपके सामने रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, एक मिनट। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह, चंद्रमा जो है उसे क्या कहते हैं? एक उपग्रह है। क्या है चंद्रमा? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का सहचर है और चारों ओर चक्कर लगाता है। ये लाइन ध्यान रखना कि चंद्रमा पृथ्वी का सहचर है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये पता है, पर सहचर है, ये ध्यान में रखना होगा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसी के समान हमारे पास 7 ग्रह और हैं जो कि सूर्य से ही प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा है। अपने चंद्रमा मतलब उपग्रह है, ठीक है। उनके अपने खुद के उपग्रह हैं। देखो अब ये बॉक्स पढ़ते हैं हम, फिर यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सॉल सूर्य देवता को कहते थे? तो पूछ लेगा कि सॉल किस देवता को कहते हैं? तो सूर्य देवता को कहते हैं। किसमें कहा गया? पौराणिक रोमन कहानियों में कहा गया है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। किससे संबंधित? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौर मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों को लिखने के लिए बोला है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करके अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं, लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है? ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। जी शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से। जियोलॉजी है तो क्या होगा? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। एंड जियोऑइड पृथ्वी के आकार का अनुमान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये मत सोचना कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बेस बन रहा है, नहीं, वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत इजी एनसीईआरटी है। आप देख पा रहे होंगे एक बात के तरीके से उन्होंने लेसन प्लान किया है। और हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि भाई एनसीईआरटी रीडिंग है, पूरी बुक रीड कर रही हूँ, पूरा लेसन रीड कर रही हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना होगा और पेशेंस रखना होगा। हाँ, और जो लोग ना वो पीडीएफ बना के ले आते हैं मेन पॉइंट का और रीड करा दिया, दिस हो गया, बस वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक बार आप PYQ चेक कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप पूरी बुक रीडिंग सुनिए, ध्यान से सुनिए, और जिसके पास टाइम है वो अपना पढ़ लीजिए, पढ़ो और सुनो, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से कुछ 80% पेपर यहीं से बनता है। अगर हमारा 80% पेपर सॉल्व हो रहा है तो बस हमारा एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें और आप ध्यान से बुक को सुने और समझें। एक लाइन को पढ़ रही हूँ और जो लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है उसे मैं दोबारा पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और अपने सब्जेक्ट के लिए
शॉर्ट के लिए मत भागे कि सब्जेक्ट भी हमारा शॉर्ट ट्रिक से क्लियर हो जाएगा, तो मे बी शायद नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ बुक रीडिंग पे ध्यान दें, नॉट PDF कि आ गए PDF ये पिक्चर वो पिक्चर बना के दिस नहीं होगा गाइस, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल पिंडों का जो अध्ययन करता है, उनकी गति का अध्ययन करता है, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी ग्रह और चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। चलो, तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। तो हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिनका मुखिया कौन होता है? सूर्य। जैसे हमारे घर के मुखिया हमारे पापा होते हैं या मम्मा होती है, ऐसे ही इसका सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य पिंड, खगोलीय पिंड एंड क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है ना, वही इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य ही है सौरमंडल के प्रकाश के लिए। कई बार क्या हमें सिखाया जाता है कि जहाँ ओनली आ जाए, एकमात्र आ जाए, वो सही नहीं होता क्वेश्चन पर। नहीं, इस बात का ध्यान रखना। सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत एकमात्र क्या है? सूर्य है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे यह बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का तारा है पर हमसे अभी भी बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम लगाइए, बढ़ता क्रम या घटता क्रम। अगर बढ़ता क्रम पूछे सूर्य से दूरी के हिसाब से, ध्यान से सुनना, सूर्य से। ठीक है, तो सूर्य से पहले बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। एंड देन देखिए इसमें ट्रिक भी बताई है। ठीक है, आप क्यों बुक नहीं पढ़ोगे, ट्रिक भी दे रहे हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशियंस मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और मैंने तो भाई ऐसे याद किया, MVM जॉनसन, ओ है ही नहीं तो जॉनसन, JSUN। आप देख लेना जैसे आपको याद करना। ठीक है, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब एक निश्चित गोला पर ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। कैसे हैं? दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो वृत्त ऐसे ऐसे फैले हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा कौन कहलाता है? जो जिस पथ पर वो घूम रहे हैं ना हमारे ग्रह, वहाँ जो, उनको हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। यहाँ आपने पढ़ा है। ठीक है, ये देखो सूर्य से दूरी के हिसाब से, और सबसे दूर कौन होगा बुध से? नेपच्यून। ठीक है, तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है। शुक्र को क्या माना गया? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र की आकृति और आकार पृथ्वी के समान है। ये क्वेश्चन शायद CTET में आया था, जो कि सेम लाइन यहाँ से उठाई गई थी कि शुक्र
शुक्र दिया गया था, शुक्र ग्रह दिया गया था, उसके बारे में बताया गया था कि शुक्र का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और भी ऑप्शन थे तो ध्यान से पढ़ना। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, एक प्लूटो भी ग्रह था जो अभी तक माना जाता था हमारा ग्रह, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 में UB 313 सिरस तथा प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाने लगा था। उन्हें अपने ग्रहों की कक्षा से हटा दिया गया था, इसलिए हमारे पास सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। अब प्लूटो को क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो शायद नेपच्यून की कक्षा को काटता था। जो ग्रह किसी दूसरे की कक्षा को काटते हैं वो ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है, आकार में है 5वां है। देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसे को भूभाग कहते हैं। तो लाइन दे देगा कि पृथ्वी भूभाग पे चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है इसलिए उसे भूभाग कहा जाता है, या पृथ्वी कर्क रेखा पर चपटी है इसलिए भूभाग कहा जाता है। तो जब आपको पता होगा कि भूभाग क्यों कहा जाता है, ध्रुवों पर चपटी है इसलिए इसे भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भूभाग का अर्थ पूछे, भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जहाँ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों पड़ती है पता है सबको? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 सतह पर पानी है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? हमारा चंदा मामा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। ध्यान रखेंगे ये लाइन। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो अन्य खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा यह नज़दीक है, इसलिए हमें यह इतना बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो यह हमसे लगभग कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग था दूर सूर्य, और ये चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर था। तो आप हिसाब लगा लेंगे, सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर लेंगे। ठीक है, ये देखो क्या प्रकाश की गति कितनी होती है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर कब पहुंचता है? 8 मिनट का समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में। सॉरी, दिखाई नहीं दिया। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी गति होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लेता है आने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से भारतीय हैं जो चंद्रमा पर गया है, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। अब उपग्रह के बारे में बता रहे हैं, जो इसे हम चंद्रमा भी कहते हैं। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मतलब जो मानव निर्मित उपग्रह है उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम पिंड कहते हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिकों को द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। रॉकेट के द्वारा भेजते हैं एंड पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ उपग्रह तो हम ध्यान रखेंगे: इनसैट, IRS एंड एजुसेट सीटेट में पूछा गया था, आप लोगों को याद होगा, आपने सीटेट दिया है तो। ठीक है,
अगेन वीडियो लंबा हो रहा है, पर आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा, सो प्लीज़ ध्यान से सुने, ठीक है। सुनना है, बैठना नहीं है। आप आराम से ईयरफोन लगाओ, अपने सुनो, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक दिन में एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। और सूर्य का 88 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। जितना समय वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाता है 27 दिन, और उतना ही समय वह अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है। यानी कि ये है पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, इसको घूमने में उसे पूरा 27 दिन लगता है। ये पृथ्वी है, ठीक है। और अपने आप को यहाँ जैसे अपन लोग आरती करते हैं ना, आरती में ऐसे घूम जाते हैं, वैसे घूमने में भी उसे लगभग इतना ही समय लगता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये भी लाइन पूछी गई है गाइस सीटेट में या EMRS में नहीं, शायद सीटेट या फिर मैंने PYQ सॉल्व किया, उसमें मैंने देखा है ये लाइन पूछी गई है, ठीक है। तो आपको परिक्रमा और घूर्णन में पता चल गया। परिक्रमा क्या होता है? जो हम मंदिर के चारों ओर घूम के परिक्रमा लगाते हैं ना, कि आज जैसे यज्ञ हो रहा है कहीं, तो यज्ञ में हम परिक्रमा लगाते हैं, वो परिक्रमा हो गया। और फिर जब हम आरती करते हैं, आरती करके घूमते हैं, तो वो हमारा घूर्णन होता है। तो आई थिंक आपको घूर्णन और परिक्रमा में बहुत क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। तो चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं ना, लोग कहते हैं चांद पर दाग है, वो दाग नहीं है, वो पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उस दिन फुल मून डे होता है। तो अब हमारा चंद्रमा हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सबसे पहले तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइन, कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। हमने चित्र नंबर 1.2 में देखा था। मैं भी बताऊंगी, थोड़ा और रह गया, पढ़ लो फिर मैं बताती हूँ। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है। जो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है। इस बात को याद रखना। नहीं आप क्षुद्र शब्द समझ के समझो हट हमारे लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही पार्ट है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। मतलब ग्रहों का हिस्सा थे, पर एक विस्फोट हुआ बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे हम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जब ये वायु के साथ घर्षण करते हैं तो ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है इनसे। कैसा प्रकाश उत्पन्न होता है? चमकदार। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है। और कौन सी झील का निर्माण करता है? बताइए कौन सी झील? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उल्कापिंड गिरने से कौन सी झील का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट ये बता रहे हैं ना, पूरा ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि छोटे बच्चों की बुक है, और मैं भी आपको पूरा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमें आगे धीरे धीरे बढ़ना है। तो हम एक सिक्स क्लास के स्टूडेंट बनकर पढ़ेंगे और आप स्टूडेंट बनकर सुनेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अपने ज्ञान का सृजन करते हुए चलेंगे। बाकी आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, उसका आप गूगल करके या कैसे भी करके आपको पता हो तो मुझे बताना कि उल्कापिंड गिरने से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। गड्ढा होता है ना, वहाँ झील का निर्माण हो जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी देखी है? आप कभी गर्मी में अगर बाहर लेटे होंगे तो आपने देखा होगा एक सफ़ेद पट्टी जाती है, जिससे लोग कहते हैं देखो इंद्र का हाथी आता है, ऐरावत उसकी रास्ता है। कुछ लोगों को पता होगा, जिसे पता हो तो प्लीज़ बताना किसने सफ़ेद पट्टी को ये जाना था कि यहाँ से हाथी आता है, इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी उसकी रास्ता है, सुबह सुबह निकलता है। प्लीज़ बताना। मुझे तो यही बताया गया था बचपन में मम्मी और दादी माँ के द्वारा।
तो सफ़ेद पट्टी की तरह है। एक चमकदार रास्ते को देखा है, चमकदार रास्ते को देखा है, यह लाखों तारों का समूह है। क्या है ये जो चमकदार पट्टी है ना, जिसे हम हाथी कहते थे, हाथी निकल रहा है, ये हाथी नहीं निकल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। क्या कहते हैं, इस सफ़ेद पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं हिंदी में, एंड देन इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे याद रखेंगे क्योंकि ये वाला सब ज़्यादा आता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल जो है ना वो आकाश गंगा का भाग है। अभी तक हम सोच रहे थे सौरमंडल ही सब कुछ है, नहीं, वो क्या है, हमारे आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। देख रहे हो, हमने तो ऐरावत हाथी समझा था, इन्होंने तो बहती हुई नदी समझ ली, प्राचीन भारत वालों ने, प्राचीन भारत में। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। गंगा क्यों, क्योंकि हमने प्राचीन समय में इसको क्या समझा था, एक बहती हुई नदी समझी थी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा क्या है, इसमें करोड़ों तारे हैं, बादल हैं, गैस हैं, तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ध्यान रखना, नहीं यहाँ पढ़ लिया तारों का समूह है और वहाँ ऑप्शन में आ जाए कि आकाश गंगा बादलों और गैसों का समूह, आप कह दो नहीं होता है। तो आकाश गंगा में करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। मैं 100% श्योर हूँ कि जिसने भी बैच पढ़ा होगा ये चीज़ नहीं बताई गई होगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान, बैच से एक्स्ट्रा ज्ञान है, आप पढ़िए ध्यान से बस। ठीक है, एक प्रणाली इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो कितनी आकाश गंगाएं, मतलब लाखों आकाश गंगाएं, यहाँ लिखा है, ये देखो, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड तो पता नहीं कितना फैला हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। किसके आकार के, ब्रह्मांड के, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन और बन सकता है सीरीज में, किसके किसके बारे में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सौरमंडल, आकाशगंगा, सबसे पहले पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड और पृथ्वी, इन चारों के बारे में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि इनको सीरीज से लगाइए। तो आप सीरीज से लगा सकते हैं, तो हम नहीं लगा सकते, पर हमारी एनसीईआरटी ने हमें सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, पृथ्वी, बढ़ते क्रम में हो रहा है ना, ये बढ़ते क्रम में पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है, आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड हो जाएगा, उससे छोटा आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड के ही हिस्सा हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा है कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं, या आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, और आकाशगंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। आप ये चित्र दे सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, PDF डाल दूँगी फर्स्ट लेसन की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आप ध्यान से पढ़ाई करें। एंड ये वीडियो सब लोग देख सकते हैं, बाकी जो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है टाइम वाइम की, तो वो अपना ईयरफोन लगाए, आराम से सुने। एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी, जो लाइन इम्पोर्टेंट होगी मैं वो पढ़ूँगी। मैं एक पॉइंट नहीं, मैं एक लाइन क्लियर करूँगी, ठीक है। और एक बार प्लीज़ जाके PYQ देखिए, आपको समझ में आएगा कि फैक्ट पूछते हैं या फिर सीधा सीधा लाइन उठा के रखते हैं। हाँ, ये मान सकती हूँ कि मैं अभी 1 लेसन पढ़ा है तो आप कहोगे ये लाइन तो आई नहीं इस लेसन से। नहीं, अभी हमारी बुक्स बहुत सारी बाकी हैं, ठीक है। तो मैं 1 लेसन हर बुक का कराऊंगी। आज अभी ज्योग्राफी का कराया है, पॉलिटी का भी कराऊंगी, एक हिस्ट्री का भी कराऊंगी। वीडियो देखो लंबा हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख लीजिएगा,
और प्लीज़ एक बार वीडियो सुनिए एंड अपनी बुक रीड कीजिए। बस यही कीजिए, आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, यकीन मानिए। और मैं जल्द ही पूरी 3 मंथ प्लानर आपको देने वाली हूँ, 1-2 दिन में दे दूँगी, या मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको 3 मंथ प्लानर दे दूँ और 1 मंथ प्लानर दे दूँ। और डेली टारगेट मैं टेलीग्राम पे डालूँगी और टाइमिंग भी बताऊँगी। और आप लोग बताना कैसे क्या टाइम सेट करना है। साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू गाइस। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।